आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और तमाम अपडेट लेकर के युद्ध की हम आपसे मुखातिब हैं। अच्छा, क्या है कि हर बार एक छोटा तूफ़ान आता है, फिर शांति हो जाती है और फिर एक बड़ा तूफ़ान आता है। 28 फरवरी से यही चल रहा है और अभी देखिए 2 या 3 दिन से शांति है। अमेरिका ने अपने हमले रोके हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता था, ईरान ने उसको डिनाई किया है। लेकिन चलिए, 100 बात की एक बात यह है कि अभी शांति है, लेकिन शांति ईरान अमेरिका के बीच में है। यमन सऊदी पर लगातार हमले कर रहा है और उसकी तमाम डिटेल्स हम आपको देंगे। सऊदी का कितना नुकसान हो रहा है, तेल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, ट्रंप क्या कह रहे हैं, ईरान का क्या बयान आया, हम सारी डिटेल्स आपको एक एक करके बताएंगे कि सऊदी की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इराक में, यमन में, लेबनान में, अब चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हूतीज़ हों, सब हो, वो सब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में आते हैं। तो अब उन सब में वो सब भी सक्रिय हैं, वो अपने अपने हिसाब से हमले कर रहे हैं। फ़िलहाल हम आपको धीरे धीरे करके सारी अपडेट्स देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया वालों को बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे हथियार ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ईरान के हथियार ख़त्म होने वाले हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार हैं, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बयान आ रहा था कि CNN ने भी रिपोर्ट किया कि हथियार कम हो रहे हैं, तो उन्होंने उसके चलते ये बयान दिया है। और उन्होंने उसके बयान के बाद ट्रूथ सोशल पर ट्रंप साहब ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और वो तस्वीरें AI तस्वीरें हैं और उन्होंने खार्ग आइलैंड, जहाँ से सबसे ज़्यादा तेल का निर्यात होता है ईरान का, उसकी तस्वीरें शेयर की और उसमें लिखा स्ट्राइक ऑन खार्ग, और उसमें 4-5-6 फाइटर प्लेन्स हैं जो खार्ग आइलैंड को उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और एक टैंकर भी दिख रहा है जिसमें ईरानी झंडा है। तो वो मतलब ट्रंप के लिए कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो पूरा युद्ध है वो वीडियो गेम है, क्योंकि ये तस्वीर ही कुछ ऐसी है जिसको लेकर लगता है कि मतलब ये क्या है, क्या एक कि सीरियस बात हो रही है, यहाँ लोगों की, सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। इनफैक्ट जो अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए हैं उनकी संख्या 16 से 17 हो सकती है, लेकिन जो कैजुअल्टीज़ हैं, जो घायल हुए हैं, वो 600 से ज़्यादा हैं और ये खुद CNN रिपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका की कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, मौत हुई है सैनिकों की, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, तेल के दाम बढ़े हैं, ईरान में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, गज़ा में हज़ारों लोगों की मौतें हुई हैं, लेबनान में हज़ारों लोगों की मौतें हुई हैं, और ये AI तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब पूरा एक वीडियो गेम है इनके लिए। खैर, उन्होंने लिखा कि स्ट्राइक ऑन खार्ग आइलैंड, यानी खार्ग आइलैंड पर हमला। अच्छा, 3 रातों से अमेरिका ने कोई बड़ा हमला नहीं किया, तो ईरान ने भी अपना हाथ खींच के रखा है। लेकिन जब से ये 3 दिन का ये जो हॉल्ट लिया है, उससे कच्चे तेल के दाम कुछ कम हुए हैं, 5% कम हुए हैं। और इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका पहुंच रहे हैं। अच्छा, ट्रंप साहब ने नेतन्याहू के बारे में भी एक बयान दिया और उनकी बातचीत भी होगी, उनकी मुलाकात भी होगी। ट्रंप साहब ने, हमने जो इसका एग्जैक्ट अनुवाद भी है हमने आपके लिए किया है, ट्रंप साहब ने बयान दिया कि उन्होंने वही बोला कि अमेरिका के बिना इज़राइल एक वक्त भी टिक नहीं पाएगा। और उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा उसका ट्रांसक्रिप्ट पढ़ देते हैं कि पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि हमारे बिना कौन नहीं टिक पाएगा, इज़राइल। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बीच में नहीं आता तो जिन परमाणु हथियारों को मैं धूल कहता हूँ, यानी यूरेनियम डस्ट कहते हैं, उन्हें नष्ट नहीं करता, तो इज़राइल का जो अस्तित्व है वो महीनों पहले ही ख़त्म हो गया होता। मतलब वो खुल के कह रहे हैं कि वो इज़राइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और ईरान इज़राइल को ख़त्म कर देता। चलिए, कम से कम मान तो रहे हैं कि ये युद्ध वो इज़राइल के लिए कर रहे हैं। ये अमेरिकी जो पॉपुलेशन है वो सुने कि युद्ध उनका तो नहीं है, वो इज़राइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। खैर, तो उन्होंने फिर से कह दिया है कि इज़राइल अमेरिका के बिना सर्वाइव नहीं करेगा, और वो भी ऐसे समय कहा है जब नेतन्याहू अमेरिका पहुंच रहे हैं। खैर, और भी कुछ अपडेट्स देते हैं। ट्रंप साहब ने कहा है कि ईरान ने उनसे मीटिंग करने के लिए कहा
और हमने कहा ठीक है, बातचीत करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मीडिएटर कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा कि अभी अपना स्ट्राइक्स रोकिए, हॉल्ट करिए, बातचीत के लिए टाइम दीजिए, 10 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग बातचीत करते हैं, बातचीत के लिए टेबल पर आते हैं, बातचीत से हल निकलेगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस बीच कुछ वीडियोस जारी होने लग गए हैं। एक वीडियो जारी किया है ईरान की तरफ से, और तमाम चैनल्स भी दिखा रहे हैं, जो MQ-9A रीपर ड्रोन है उसे इराक़ के बाबिल प्रोविंस में शॉट डाउन किया गया है। कुछ टोही विमान यानी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ड्रोन आते हैं उनको भी मारा गया है। ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, उन्होंने ट्रम्प साहब ये नहीं बता रहे हैं कि उतना नुकसान, टॉमाहॉक मिसाइल की कीमत आप जस्ट गूगल करिए कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 टॉमाहॉक मिसाइल, और कितनी मिसाइलों का इस्तेमाल किया और कितना ज़ख़ीरा है। थोड़ा रिसर्च करिए, पता चलेगा कि टॉमाहॉक मिसाइल कितने की और कितना नुकसान अमेरिका का होता जा रहा है। वरना अगर इनको लग रहा होता कि युद्ध में ईरान को वो हरा देते तो अब तक ये युद्ध ना रोकते, वो हमले करते रहते। खैर, अब बात करते हैं सऊदी अरब पर कौन है जो हमला कर रहा है। यमन के हूती तो कर ही रहे हैं। कल शाम को अबकैक रिफाइनरी ABQAIQ और उसके ईस्ट वेस्ट पंपिंग स्टेशन पर हमला किया गया है, और ये हमला इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने किया है, और ये ख़ुद एक्सेप्ट किया है सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। उन्होंने कोट किया, सऊदी अरेबिया MOD confirms that Islamic resistance in Iraq targeted the अबकैक रिफाइनरी इन सऊदी अरेबिया। यानी जो रेजिस्टेंस है इराक़ में, यानी जाहिर सी बात है वो ईरान की एलाई हैं, उन्होंने अबकैक रिफाइनरी में हमला किया है सऊदी अरब की। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग और क्रूड स्टेबलाइजेशन प्लांट है। समझिए कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है विश्व का। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये भी इस बात की भी तस्दीक की है कि उन्होंने कई ड्रोन्स को मार गिराया है। ये सब ड्रोन्स थे वो इराक़ से निकले गए थे और उनकी पेट्रोलियम फैसिलिटीज़ पर हमला कर रहे थे। और कुछ तस्वीरें जो हैं वो आई हैं जिसकी तस्दीक नहीं की गई है। अच्छा, इस बीच हूती ने भी अपना बयान दिया है। हूती के जनरल यहाया सरी ने ये कहा है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नंबर ऑफ टारगेट्स एंड सेंसिटिव पॉइंट्स फॉर द सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम ईस्टर्न सऊदी अरेबिया टू यानबू वर टारगेटेड विद सेवरल ड्रोन्स इन रिस्पॉन्स टू द पेनिट्रेशन ऑफ सऊदी एनिमी ड्रोन इनटू यमनी स्पेस। यानी जो ड्रोन्स सऊदी भेज रहा है यमनी स्पेस में, तो हमने भी उनके जो ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहे जहाज़ हैं उन पर सक्सेसफुली वार किया है। और अब से लगातार जो है बाब अल मंदेब स्ट्रीट पे जो एक तरफ हॉर्मोज़ और एक तरफ बाब अल मंदेब, उन पर हमले किए जा रहे हैं, और सऊदी के लगभग 20 से ज़्यादा जहाज़ों पर ये हमले किए जा चुके हैं। तो ये तो सऊदी के लिए चिंता की बात हो गई। सऊदी सबसे बड़ा एलाई अमेरिका का है, ये वो आप जानते हैं। खैर, तो लगभग अब आज ईरान के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका कुछ भी कहता रहा है, लेकिन फ़िलहाल अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। और उन्होंने कहा कि हालांकि विदेश जो उनके बीच संघर्ष चल रहा था वो रुक गया। जो बागाई हैं, इस्माइल बागाई, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो युद्ध ईरान को 3 दिनों में घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए शुरू किया गया था, वही अब 5 महीने बाद दूसरी तरफ के लिए दलदल बन चुका है, यानी अमेरिका के लिए दलदल बन चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो इस युद्ध को कैसे संभाल रहे हैं, जिस युद्ध का उद्देश्य 3 दिनों के भीतर ईरान को गिराना और उसे समर्पण के लिए मजबूर करना था। उसी युद्ध में 5 महीने बाद वो खुद फंस गए हैं। यह उनकी अपनी बनाई हुई मुश्किल है, इसे युद्ध का सफल संचालन नहीं कहा जा सकता। बीच बीच में युद्ध अपराध करना और उन पर गर्व करना दरअसल अपनी ही बनाई हुई शर्मनाक स्थिति में हाथ पैर मारने जैसा है। ज़ायनिस्ट रिजीम ने जो हालात पैदा किए हैं उसकी कीमत उसे स्वाभाविक रूप से चुकानी पड़ेगी। यानी ईरान ने साफ कर दिया कि अभी अमेरिका से उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही, क्योंकि अमेरिका ने हमले रोके इसलिए ईरान ने भी हमले रोके। अमेरिका हमले करेगा तो ईरान भी हमले करेगा। ये इस बात की
इस बात को उन्होंने क्लियरली ये बातें बोली हैं। अच्छा, इस बीच क्रूड ऑयल के प्राइसेस 5% कम हुए, लेकिन बढ़ कितने गए, 100 तक बढ़ गए थे। जो अब हॉर्मुज़ और बाब अल मंदेब पर जो अटैक हो रहे हैं, जो ब्लॉकेड है सऊदी के लिए और वहाँ ईरान के लिए अमेरिका ने कर रहा है, उसका असर ये होने लगा है। क्योंकि देखिए, बाब अल मंदेब हमने मैप दिखाया है, वो रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और ये इंडियन ओशन, मध्य पूर्व और स्वेज नहर के बीच जहाज़ों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता है। तो अगर बाब अल मंदेब बंद हो गया तो पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा करके जाना पड़ेगा, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। वहीं जो आपको पता ही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, तो यहाँ इस रास्ते पे सऊदी का, एक तरफ सऊदी का, इधर इस तरफ का ब्लॉकेड बाब अल मंदेब हो गया। इधर जो है अगर ईरान ने ब्लॉकेड कर दिया तो वहाँ फंस गए। तो ये हॉर्मुज़ से सऊदी, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल दुनिया तक पहुँचता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बहुत हम लोगों को चिंता भी है कि किस तरीके से, हम आपको ये मैप भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से बाब अल मंदेब कहाँ पर है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट कहाँ पर है, ताकि हमारे दर्शकों को पता रहे। और ख़ासकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, उनको भी अगर पूछ लिया जाए बाब अल मंदेब मैप में कहाँ है, तो आप बता सकें। मैप देख लीजिए, हमारे वीडियो सेव करके रखा करिए, ताकि आपको आगे तैयारी करने के लिए एनालिसिस में भी काम आएंगे। और ख़ासकर हमारे करें ना करें, शाही साहब के ज़रूर करें, वो बड़े आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये कुछ अपडेट था, और सारे जो अपडेट्स हैं हम लोग बहुत रिसर्च करके लाते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, डिटेल्स देते हैं, मैप्स देते हैं, तो थोड़ी मेहनत लगती है। तो उसे आप सराह ही रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, सुपर थैंक्स करिए और द रेड माइक के बारे में लोगों से बात करिए, उनके फ़ोन पर सब्सक्राइब करिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।